इधर जब सीखा और प्रज्ञा घर आते हैं तो सीखा घर आते ही अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है। तभी प्रज्ञा कहती, सीखा अगर तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो हम डॉक्टर के यहाँ चल सकते हैं। नहीं प्रज्ञा, तुम्हें पता तो है ये 4-5 दिन मेरे लिए मौत के बराबर जैसी होती है। पता नहीं ये तकलीफ कब खत्म होगी। कभी कभी तो लगता है कि इसी पीरियड की वजह से मेरी जान चली जाएगी। क्या क्या बक रही हो शिखा तुम ऐसा करो, मैं दादी जी ने गरम गरम खाना पैक करवाया है, तुम ये थोड़ा सा खा लो। नहीं प्रज्ञा, मुझे अब उठा नहीं जाएगा, तुम और शुभम खा लो। मेरे लिए हॉट वाटर बैग देकर चली जाओ और सो जाओ, मैं ऐसे ठीक हूँ। तुम ऐसे ही लेटर हो, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। ये कहकर प्रज्ञा ने एक प्लेट पर सीखा के लिए खाना लगवाया और उसे थोड़ा बहुत खिलाकर उसे सुला दिया और उसके साइड में हॉट वाटर बैग भी रख दिया। उसके बाद उसने शुभम ने खाना खाया और शुभम को सुला दिया और खुद जाकर घर में जो थोड़ा इधर उधर सामान फैला हुआ था उसने वह साफ करके वह बिस्तर पर लेटने वाली थी कि आज उसको जो दिन में कॉल आया था उसके बारे में सोचकर वह घबरा गई और उसने खुद ही कहा, अगर वह लोग हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए तो हम क्या करेंगे। और यह सोचते सोचते प्रज्ञा भी नींद में चली गई। इधर ईशान और इवान एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। यह नजारा बाहर सास बहू देख रहे थे, यानी कि दादी जी और सौम्या जी। तभी सौम्या जी ने कहा, दादी जी मुझे लगता है इस बार इंदर जी ने कुछ गलत किया है। मैं चाहती थी मेरे दोनों बेटों की शादी हो जाए, लेकिन इस तरह से तो नहीं। कम से कम उन्होंने शादी की अनाउंसमेंट करने से पहले बच्चे लोग से पूछ लिया होता। हाँ मुझे भी तेरी बात सही लगी, लेकिन मुझे तो वह दो छिपकलियों पसंद ही नहीं है। इंद्र का दोस्त कमल ठीक है, लेकिन मुझे तो वह उसकी बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ अभी क्या बात कर रही हूँ, तू चुपी रे। तू तो अपने पति की शायद है लेगी, लेकिन मुझे वह दो लड़के मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। आपको पता है ना इंदर जी कमल जी को अपना कितना अच्छा दोस्त मानते हैं। दोस्त मानता है इसका मतलब यह नहीं कि अपने बच्चों को खुशियाँ भी ना देखे वह। माँ टेंशन तो मुझे भी हो रही है और उससे बड़ी टेंशन तो मुझे ईशान की हो रही है। इवान हमेशा से अपनी मन की करता है और उसे अपनी मन की करने से कोई रोक भी नहीं सकता। वो तो बस अपने लिए कुछ भी करने के लिए किसी को परमिशन लेता नहीं है, लेकिन ईशान बेचारा हमेशा ही अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करता है। उसे खुशी मिले या ना मिले, लेकिन अपनी फैमिली को उसे खुश रखना हमेशा आता है। बचपन से ही में ईशान तो कम बोलते हुए दिखा है, वह अपने दिल की बात किसी को बताता नहीं है। उसके पापा जो कहते हैं वह करता है, कहीं वह किसी और से प्यार ना करता हो। मुझे पता है अगर वह किसी और को पसंद भी करेगा ना तो वह अपनी फैमिली के लिए उसे छोड़ भी देगा। लगता है मुझे इंदर से बात करनी होगी। वह लोग बात कर ही रहे थे कि नीचे से एक नौकर आकर कहता है, दादी जी वह आपको नीचे सर बुला रहे हैं, आप जाए हम आते हैं। सौम्या जी ने कहा, दादी जैसा मैजिक देखते हैं कि ईशान और इवान अभी भी एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। दादी जी कहती, चलो हम नीचे चलते हैं, ये लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे। जब वह लोग नीचे आते हैं तो इंदर जी दादी जी के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादी जी उससे मुंह फेर कर चली जाती है। तभी इंदर जी सौम्या जी से कहते हैं, यह माँ को क्या हो गया है। मौजी को लगता है कि आपने यह फैसला बच्चों के बिना मर्जी से पूछ कर लिया है, इसलिए मैं थोड़ी गुस्सा है। अगर आप एक बार बच्चों से पूछ लेते तो क्या हो जाता। भाग्यवान, इसमें पूछने वाली बात क्या है। मैं हमेशा से उन लोगों से कहा है कि कमल की बेटियां ही हमारे घर की लक्ष्मियां बनेगी, तो इसमें पूछने वाली से क्या बात है। पहले की बात अभी की बात में फर्क होता है। इंदर जी, अगर लड़कों को किसी और से प्यार है या कोई और पसंद है तो इसमें आप क्या करेंगे। मुझे भी लगता है कि आपको एक बार उनसे पूछ लेना चाहिए था। इंदर जी सौम्या जी से कभी झगड़ा करना नहीं चाहते। वह बात खत्म करते हुए कहते, ठीक है मैं उनसे पूछ लूंगा, अभी चलो उसने पार्टी में लेकर आ जाते हैं।
इधर दूसरी तरफ कोलकाता के एक घर के अंदर दो औरत बैठकर बात कर रही थी। एक उम्र लगभग 60 से 65 होगी और दूसरी की लगभग 40 से 45 होगी। वह लोग बात कर रहे थे, देख रेणुका, मैंने उस लड़की को तेरे भरोसे छोड़ा था। तूने कहा था कि तेरे बहू ने पोते को जन्म दिया है तो उसे देखभाल के लिए तुझे 2 साल तक वह लड़की तेरे घर में नौकर की तरह चाहिए, लेकिन अब तेरी बहू भी भाग गई और वह लड़की भी भाग गई। तुझे पता है वह राजू सेठ मुझे कितना सुन रहा है। मैंने उसे पैसे भी ले रखे हैं, खास मैं 2 साल पहले उसे लड़की को राजू सेठ के पास भेज दिया होता। अरे अलका दीदी, मुझे क्या पता था मेरी बहू और वह छोकरी भाग जाएंगे। मेरी बहू तो भाग गई, साथ में मेरे बेटे को भी खा गई और मेरे पोते को भी साथ लेकर चली गई। मुझे भी इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मन करता है अगर वह मेरे सामने हो तो उसे इतना मारो, मारते मारते उसकी सांसी खत्म हो जाए। तुझे तेरी बहू से क्या करना है क्या नहीं करना है वह तू देख, लेकिन वह लड़की, जिस लड़की के लिए मैंने इतने सारे पैसे लिए थे, मुझे लगा 2 साल वापस आएगी तो मैं उसे राजू सेठ के पास भेज दूंगी। तुझे पता नहीं है ये 2 साल तक मैंने उसे किस तरह से रोक रखा था, लेकिन वह तेरी बहू की वजह से वह भी भाग गई यहाँ से। मैंने तो मना किया था, लेकिन मेरा जो निकम्मा बेटा था उसकी बीवी ने एक बेटा क्या पैदा कर दिया। उसने तोहफे में क्या चाहिए पूछा था और मेरी बहू ने मौके का फायदा उठाते अपनी दोस्त को ही मांग लिया। मैं भी क्या करती, प्रेगनेंसी में उसका जो जो काम था मुझे होता नहीं था और एक नौकर उसके लिए रख दो, यह मुझे गवारा नहीं होता था। मुझे भी लगा फ्री एक नौकरानी आ जाएगी और हमें कोई टेंशन भी नहीं होगी, लेकिन मुझे क्या पता था वह मेरे बेटे को खा जाएगी और पोते को भी लेकर भाग गई। देख रेणुका, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वह लड़की चाहिए। मैंने तुझे पहले ही कहा था, सिर्फ 2 साल तक मैं राजू सेठ को रोक कर रखा था। तुझे पता भी नहीं है कि मैं किस तरह से उसे रोक कर रहा था। हमेशा यहाँ आता है और तोड़फोड़ करके चला जाता है, कहाँ गई होगी। इधर अगली सुबह प्रज्ञा उठती है, फ्रेश होकर मंदिर पर जाकर पूजा करती है और सीधा शिखा के रूम पर जाकर देखते हैं शिखा अभी भी सो रही थी। उसने शिखा का माथा चेक किया तो थोड़ा गर्म था। उसने कहा, शिखा तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे लिए थोड़ा गर्म पानी ला दो। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। ये कहकर प्रज्ञा शिखा के लिए गर्म पानी लेने जाती है और थोड़ी देर बाद वह सीख के कमरे में गर्म पानी और कुछ चाय बिस्किट थी, उसने उसको यह खिलाकर मेडिसिन भी खिला दी। तुम रेस्ट करो, मैं शुभम को स्कूल के लिए रेडी करके उसे छोड़कर आती हूँ। ये कहकर प्रज्ञा शुभम को स्कूल के लिए रेडी करती है। उसके बाद प्रज्ञा और शुभम रोड पर चली रही थी कि उनके पास आकर एक गाड़ी रुकती है। उसे गाड़ी पर ईशान बैठा हुआ था। उसने कहा, हेलो मिस प्रज्ञा। हेलो छोटा चैम्प। तभी शुभम देखा है कि वहां पर ईशान खड़ा है तो वह जल्दी से जाकर कहता है, हेलो हैंडसम अंकल। तभी प्रज्ञा करती है, हेलो मिस्टर सूर्यवंशी, हमें स्कूल के लिए लेट हो रहा है, हम चलते हैं। ये कहकर वह शुभम को लेकर जाने लगती है। तभी ईशान कहता है, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं स्कूल तक ड्रॉप कर दो। शुभम तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। तभी वह कहता है, चलो ना प्रज्ञा में हम जल्दी से चलती है गाड़ी में प्लीज। ईशान कहता है, आ जाइए, कुछ नहीं होगा। तभी प्रज्ञा जी कहकर पीछे बैठने जाने लगती है। शुभम जो ऑलरेडी पीछे बैठ चुका था। तभी ईशान कहता है, अगर आपको बुरा ना लगे तो प्लीज आप आगे बैठ सकती हैं। अगर आप दोनों पीछे बैठेंगे तो मुझे ड्राइवर वाली फीलिंग आएगी। प्रज्ञा को भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता है और वह आगे बढ़ जाती है। कार में खामोशी थी आगे, लेकिन पीछे शुभम बोली रहा था, पता नहीं वह अपनी धुन में क्या क्या बोली रहा था। तभी ईशान कहता है, वैसे मिस प्रज्ञा आप खाना बनाने के अलावा आप कुछ और करती है?
तभी प्रज्ञा कहती है जी नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछा। ईशान को लगा उसने ये क्वेश्चन पूछकर कुछ गलत कर दिया, लेकिन तभी प्रज्ञा कहती है जी हम छोटे गांव से आए हैं, हमने बस 12वीं तक की पढ़ी है, वह भी हिंदी से, तो हमें ज्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन हमें खाना बनाना आता है, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना इसी पर ही कुछ कर दिया जाए। वैसे खाना बनाना बहुत टफ होता है, ज्यादा नहीं है, लेकिन आप प्यार से जो भी बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएगा। प्रज्ञा जब ये बोल रही थी तो ईशान प्रज्ञा को बहुत प्यार वाली नजरों से देख रहा था। तभी ईशान कहता है अगर मैं कुछ कहूँ तो आप मानेगी? जी कौन सी बात कही है? वह कहना डैड ने बताया है कि कल से एक न्यू प्रोजेक्ट का काम ओपन हो रहा है और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, इसलिए सुबह जल्दी जाना पड़ेगा। अगर आपके दिन में 1 या 2 बजे फ्री हो तो क्या आप मेरे लिए लंच बनाकर आ सकती हैं? प्रज्ञा ये जब सुनती है तो वह ईशान को एकटक देखती। ईशान ने फिर से बात संभालते हुए कहा है, मेरा मतलब है कि आपके लिए जॉब जैसे ही ऑफर होगा मैं महीने में आपको पेमेंट कर दूंगा। मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि घर पर कोई खाना नहीं बन सकता, लेकिन मुझे आपका हाथों का खाना पसंद आया, इसलिए कहा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो छोड़ दीजिए। तभी प्रज्ञा कहती है ठीक है, आपको क्या क्या खाना है आप मुझे 2 घंटे पहले कॉल करके बता दिया करें, मैं वैसे ही खाना बनाकर आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगी। यह सुनकर तो ईशान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। ओके, यह मेरा कार्ड है, इसमें मेरा पर्सनल नंबर है, अब जब चाहे मुझे कॉल करके बोल सकती है। फिर ईशान क्या था मतलब खान के लिए वह थोड़ा हकलाते हुए कहता है प्रज्ञा जी कहकर सिर हिला देती है। तभी प्रज्ञा कहते हैं ये पास में हमें ड्रॉप कर दीजिए, स्कूल आ गया है। ये कहकर बोल थोड़ी देर बाद स्कूल के गेट पर रुक जाते हैं और कहते हैं जी शुक्रिया मिस्टर सूर्यवंशी कहकर प्रज्ञा शुभम को लेकर अंदर चली जाती है और ईशान प्रज्ञा को तब तक देखा है जब तक प्रज्ञा उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती और ईशान वहां से गाड़ी लेकर अपने ऑफिस चला जाता है। इधर इवान फिर से उसका दिमाग खराब हो गया था। उसके पापा ने कहा था कि उसे उस लड़की से शादी करनी होगी, लेकिन इवान तो इवान था, वही वह अगर अपनी मन की ना करे तो क्या करे। इवान अपने दोस्त आरव को सब कुछ बता देता है। तभी आरव कहता है इवान तेरी प्रॉब्लम क्या है ये बता मुझे, तुझे जैसी लड़की चाहिए कियारा वैसे ही लड़की है, आखिर तू क्यों उलझ रहा है मुझे बताना। मुझे पता है तू उस मिस रंगोली पर ही अटका हुआ है, उस लड़की में ऐसा क्या है तूने बस तू 1-2 बार देखा है। इवान तेरी पसंद मिस रंगोली नहीं कियारा जैसी है, और तूने जिस तरह की मिस रंगोली के बारे में बताया है तुझे तो ऐसी लड़कियां गवार टाइप लगती है, बहन जी टाइप लगती है, तो फिर तू क्यों मिस रंगीली के पीछे भाग रहा है। बस 3-4 बार ही तूने उसका चेहरा देखा होगा, उसके अलावा तुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। शिखा, उसका नाम है शिखा, मुझे पार्टी वाले दिन ही पता चला। हाँ बस आज तक तूने उसका नाम ही पता करवा है, बस सीखा, उसके अलावा कुछ जानता है उसके बारे में। तभी इवान को याद आता है, ओ गॉड मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल गया यार, अब क्या हो गया है इवान तुझे। अरे तूने उस दिन देखा हम कैसे गिरे थे और उसके बाद एक लड़की ने आकर उसे बुलाया था, वह लड़की प्रज्ञा थी, मतलब वह खाना बनाती है, मतलब कैटरिंग का वाला जैसा काम करती है। अब मुझे याद आया कि मैंने प्रज्ञा को पहले कहाँ देखा था, वह मंदिर में, तुझे पता है पर दादी के मरण दिन पर कैसे खाना बनवाया था, वह लड़की सीखा और प्रज्ञा थी, और इस बार भी दादी जी ने माँ के लिए कुछ स्पेशल बनवाने के लिए प्रज्ञा को बुलाया था और शिखा प्रज्ञा के साथ आई थी। इसका मतलब वह दोनों साथ में रहती हैं, और प्रज्ञा को तो मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। अगर मैं दादी से उसका नंबर ले लिया तो मैं शिखा के पास पहुँच जाऊंगा और तू शिखा के पास पहुँच जाएगा, और इधर तेरी शादी का जो ढिंढोरा पिट कर रखा है तेरे बाप ने उसका क्या करेगा। अरे शादी गई भाड़ में, तुझे पता नहीं है वह लड़कियां कैसी है, उस दिन क्लब में देखा था तूने
कैसे नशे के हालात में झूल रही थी। ठीक है, अब तुझे जो करना है कर। अगर तेरे बाप ने मुझे इस पर घसीटा ना तो मैं सब इल्जाम तेरे ऊपर ही लगा दूंगा। हाँ रहने दे, मैं सब संभालूंगा। अब मुझे पहले जाकर दादी को पटाना है और उसके बाद प्रज्ञा का नंबर लेना है। उसके बाद मैं सीखा तक पहुंच जाऊंगा और उसके बाद उसे क्लियर बात करनी है। और वह क्लियर वाली बात क्या है, जरा तू मुझे भी बताया। पहले उसे कर लूं, उसके बाद मैं तुझे भी बता दूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं, मैं चलता हूँ अभी। यह कहकर आरव इवान को छोड़कर चला जाता है। अब इवान सोच रहा था कि दादी से प्रज्ञा का नंबर कैसे ले।